हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजी एकेडमी में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। इसमें टॉपिक रहेगा रिकार्डो का लगान सिद्धांत, या फिर परंपरावादी लगान सिद्धांत बोल सकते हैं, या जो है भेदात्मक लगान देखेंगे। इसमें दूसरा या पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे दुर्लभता या फिर आर्थिक लगान। पार्ट 2 है यह वीडियो, इसमें भेदात्मक लगान देखेंगे। फिर पार्ट 3 आएगा, उसमें रिकार्डो या फिर परंपरावादी लगान सिद्धांत जो है उसका आलोचना और मान्यताएं कौन कौन सी थी उन्हें देखेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग भेदात्मक लगान क्या होता है। तो भूमि के विभिन्न टुकड़ों में जब भूमि को जो विभिन्न टुकड़ों में बांटा जाता है तो उसे भेद बोलते हैं, यानी कि अंतर हो गया है। उर्वरता के कारण उसमें अंतर हो सकता है, या फिर स्थिति के कारण। उर्वरता के कारण जो है वो विभिन्नता होती है, यानी कि अर्थात भूमि के किसी टुकड़े में ज़्यादा उत्पादकता होता है, ज़्यादा उर्वरता होती है वहाँ, और किसी में कम, यानी कि जहाँ कम उर्वरता पाई जाती है वहाँ कम उत्पादन होता है। तो यह भूमि में भेद हो गया, यानी कि भेदात्मक हो गया यह। और इससे जो लगान उत्पन्न होगा उसे ही भेदात्मक लगान बोला जाएगा। दूसरा, स्थिति के कारण विभिन्नता, जैसे कि बाजार से सन्निकटता और बाजार से दूरी, इन कारण भूमि की विभिन्नता होती है। तो उसके अनुसार जो लगान उत्पन्न होगा उसे भेदात्मक लगान भी बोला जाएगा। रिकार्डो ने यह प्रतिपादित किया था कि इस स्थिति में भी लगान जो है एक भेदात्मक बचत है। लगान को एक भेदात्मक बचत है, यानी कि जब भूमि की टुकड़ी में भेद होती है तो उसकी बचत जो होती है उसे ही लगान के रूप में कहा जाएगा। उत्तम तथा खराब भूमि के उत्पादन या फिर आय के अंतर को रिकार्डो ने लगान कहा है। अगर बोल सकते हैं दूसरे तरीके से, तो उत्तम भूमि और खराब भूमि, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली और खराब गुणवत्ता वाली भूमि में जो उत्पादन होगा और उत्पादन के द्वारा उसे बेचने से आय जो होगा, तो दोनों के आय में जो अंतर आएगा वही लगान कहलाएगा। लगान जो हुआ अधिसीमांत और सीमांत भूमि दोनों के अंतर है। लगान क्या हुआ? अधिसीमांत और सीमांत दोनों भूमि के बीच जो उत्पादन में अंतर होगा, यानी कि आय में अंतर होगा, उसे ही लगान बोला जाएगा। सीमांत भूमि से अभिप्राय क्या है? सीमांत भूमि क्या है? तो भूमि के ऐसे टुकड़े से हैं जिस पर उत्पादित जो है वस्तुओं से प्राप्त आय उत्पादन जो है लागत के ठीक बराबर होता है, यानी कि जो उसकी कॉस्ट होती है और उसकी रेवेन्यू होती है, यानी कि आय दोनों बराबर है, तो सीमांत लगान होगा, सीमांत भूमि कहलाएगा, यानी कि बराबर बराबर है। इस प्रकार की भूमि पर जो है कृषि करने वाले को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है और उसे कोई अतिरिक्त बचत नहीं होता है, तो वह कोई भी लगान नहीं देता, क्योंकि अभी कहा गया था कि अतिरिक्त बचत जो है उसी का लगान के रूप में बोला जाएगा। रिकार्डो ने एक टापू का उदाहरण लेकर इसे बताया है। रिकार्डो ने जो एक टापू की कल्पना की जो कि बिल्कुल नया नया था, जिसमें कि 4 श्रेणी की भूमि उपलब्ध थी और उसकी उर्वरता भी भिन्न भिन्न थी। यानी कि एक टापू है, टापू जो होता है वह चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, जिसे द्वीप भी बोल सकते हैं, और उसमें 4 प्रकार की भूमि थी, और चारों प्रकार की भूमि जो है अलग अलग उर्वरता शक्ति वाली थी, यानी कि कोई 50% उर्वरता है, किसी में 60% उर्वरता है, किसी में 90% उर्वरता है, तो किसी में 20% उर्वरता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा उर्वरता होगा उसमें ज़्यादा उत्पादन होगा, उससे ज़्यादा आय अर्जित होगा। जिसमें कम उर्वरता है उसमें कम आय अर्जित होगा। तो दोनों के जो अंतर होगा वही लगान के रूप में दिया जाएगा, यानी कि जो भूमि का मालिक होगा उसे। तो सभी टुकड़े जो है एक फसल की एक ही किस्म की कृषि के लिए उपयुक्त है, यानी कि सभी भूमि पर जो है सभी टुकड़े जो भूमि के हैं 4 टुकड़े, उस पर एक ही फसल की कृषि की जाती है, ताकि पता लगा जा सके कि इसमें कितना उत्पादन हो रहा है। आगे देखें तो सब भूमि जो होती है, यानी कि सभी प्रकार की भूमि पर जो एक ही श्रम, यानी कि एक ही मजदूर काम करते हैं, और पूंजी भी उतना ही लगी है, यानी कि सभी पर बराबर बराबर पूंजी का निवेश किया गया है और उससे उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि चारों भूमि से। तो कई नई जगह में जब आदमी आकर बसता है, इस नई जगह पे जब आदमी बसता है शुरू में प्रारंभ में, यानी कि आकर रहना शुरू करता है, यानी कि बसता, तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी की भूमि में कृषि होती है, यानी कि एक ही भूमि में कृषि की जाती है, क्योंकि उतना ही तो उसका खान पान जो है निकल जा रहा है। तो दूसरी भूमि में कृषि करने की ज़रूरत क्या है? तो जब इस तरह से किया जाता है, यानी कि एक ही भूमि पर खेती किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी की भूमि में कृषि होती रहती है और लगान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत आगम और सीमांत उत्पादकता, यानी कि भूमि की आय और उत्पादन दोनों, सीमांत प्रोडक्शन होगा, दोनों जो है बराबर हो जाते हैं। तो इस समय अतिरिक्त बचत नहीं होता है, अतिरिक्त बचत या फिर बचत नहीं होता है, तो लगान की स्थिति का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि लगान नहीं दिया जाता है,
क्योंकि पूर्व मान्यता के अनुसार यह कहा गया था कि वर्तमान मूल्य ऐसा होगा जिसमें कि इस भूमि से मिलने वाली आय उसकी उत्पादन लागत के बराबर होगी। तो इसमें कोई अतिरिक्त आय जो अर्जित नहीं होता और लगान भी नहीं दिया जाता। इस भूमि के टुकड़े पर कोई अतिरिक्त बचत नहीं होता, फलस्वरूप लगान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और यह भूमि सीमांत भूमि कहलाती है। अब जनसंख्या माना जाए कि अब जनसंख्या जो है बढ़ जाती है, यानी कि उस टापू पर जनसंख्या बढ़ गया थोड़ा सा, मतलब पहले 50 व्यक्ति आए थे तो अब बढ़कर जो है व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई, यानी कि 30 व्यक्ति बढ़ गए हैं। तो प्रथम श्रेणी की भूमि समाप्त हो जाती है, यानी कि प्रथम श्रेणी की भूमि में 50 लोगों की उत्पादकता यानी कि उपभोग के बराबर उत्पादन हो रहा था। जब 80 व्यक्ति हो गए तो 30 व्यक्ति के अतिरिक्त तो उत्पादन तो करना होगा। तो जब उत्पादन किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि पहला भूमि तो समाप्त हो गया, इसका मतलब पहला भूमि और दूसरा भूमि पे प्रारंभ किया जाएगा। पहला तो चलता रहेगा उत्पादन, दूसरा भूमि पे उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि 30 व्यक्तियों का पेट तो भरना है दूसरा भूमि से, तो इसीलिए उत्पादन इसका चलता रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ की प्रथम भूमि समाप्त हो जाती है तो खाद्यान्नों की मांग के लिए पूर्ति के लिए लोग दूसरी श्रेणी की भूमि पर कृषि करना प्रारंभ करते हैं, यानी कि लोग दूसरी श्रेणी भूमि 4 टुकड़ों में थी बटी, तो दूसरे टुकड़े पर उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। खाद्यान्न की मांग में वृद्धि के कारण जो मूल्य पहले से थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि मांग बढ़ा है तो मूल्य बढ़ेगा, यानी कि डिमांड जब बढ़ जाती है कोई चीज़ की और उसका सप्लाई जो है कम रहता है, यानी कि सप्लाई कम रहता है, तो इसका फिक्स है कि प्राइस में वृद्धि होगी, यानी कि प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि इतना मूल्य जो है इतना अधिक हो कि दूसरी श्रेणी की भूमि से मिलने वाली उपज के बेचने से कम उसकी उत्पादन लागत मिल जाए और लोग दूसरी श्रेणी की भूमि पर कृषि करना शुरू करेंगे, यानी कि दूसरी श्रेणी पर भूमि कब हुआ, दूसरी श्रेणी की भूमि पर उत्पादन कब करेंगे कोई भी व्यक्ति कृषि, जब दूसरी श्रेणी से उत्पादन जितना होगा उसकी लागत के बराबर मिले, या फिर लागत से अधिक भी मिल सकता है, लेकिन कम अगर मिलेगा तो दूसरा श्रेणी पर उत्पादन नहीं होगा। तो उसके अगर बराबर मिलेगा, यानी कि सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होंगे दूसरी श्रेणी की भूमि पे, तो उत्पादन किया जाएगा। तो इस तरह से उत्पादन किया जाता है। इस श्रेणी की भूमि पर जो है कृषि के प्रारंभ होते हैं। दूसरी श्रेणी की भूमि सीमांत भूमि कहलाएगी और प्रथम श्रेणी की भूमि जो है अधिसीमांत भूमि कहलाएगी। प्रथम श्रेणी की भूमि क्या होगा, अधिसीमांत। हम पिछले देखे थे स्लाइड में कि अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि दोनों के बीच अंतर जो आता है उसे ही लगान बोला जाता है। तो प्रथम श्रेणी की भूमि क्या कहलाएगी, अधिसीमांत भूमि, और दूसरी श्रेणी की भूमि सीमांत भूमि कहलाएगी, क्योंकि दूसरी श्रेणी की भूमि के MR मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हैं, इसीलिए यह सीमांत भूमि बन जाएगी और दूसरी अधिसीमांत। तो दूसरी श्रेणी तो बिना लगान की भूमि है या फिर लगानहीन है, क्योंकि सीमांत भूमि में कोई लगान नहीं मिलता है। तो इसमें लगान मिलेगा कहाँ से, दूसरी श्रेणी बिना लगान की हो गई, यानी कि सीमांत भूमि कहलाने लगी, क्योंकि इस पर केवल उत्पादन लागत के बराबर आय प्राप्त होता है, यानी कि उत्पादन लागत और आय बराबर होते हैं। पर प्रथम श्रेणी की भूमि पर जब मूल्य बढ़ा था, यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्पादन जो हो रहा था कुछ इतना, प्राइस इतना था, उसका प्राइस बढ़कर यहाँ हो गया P', तो इसमें जो अंतर आएगा, यानी कि प्रथम भूमि का जो अंतर होगा बीच में गैप, वही लगान के रूप में दिया जाएगा। और दूसरी श्रेणी की भूमि में कोई लगान नहीं दिया जाएगा, यह याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे यह अतिरिक्त आय है जो प्रथम श्रेणी की भूमि को उत्पादन लागत के ऊपर होती है, यानी कि उत्पादन लागत से थोड़ा प्राइस बढ़ने से उसकी रेवेन्यू बढ़ जाती है, तो वह जो है लगान के रूप में लगान कहलाएगा या फिर लगान होगी। उत्तरोत्तर अगर आगे देखते जाए इसी तरह तो जनसंख्या वृद्धि यानी कि और जनसंख्या बढ़ जाता है, तो किसी देश को निम्न श्रेणी की भूमि को जो है कृषि में लाने के लिए बाध्य करेगा, यानी कि तीसरी श्रेणी की भूमि को प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जनसंख्या और बढ़ जाता है। फिर जनसंख्या और बढ़ जाता है तो चौथी श्रेणी भूमि का प्रयोग होगा। उसका बाद फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, तीनों श्रेणी में जो कीमत वृद्धि हुई थी उस वह लगान के रूप में जाएगा, और चतुर्थ श्रेणी की भूमि जो थी वह सीमांत भूमि बन जाएगी इस तरह, और प्रथम, सेकंड और थर्ड वाला अधिसीमांत भूमि बन जाएगा। तो जनसंख्या जब बढ़ता है तो किसी देश को निम्न श्रेणी की भूमि यानी कि सबसे घटिया जो था 4 नंबर की श्रेणी, उसमें भी उत्पादन किया जाने लगता है, कृषि के लिए बाध्य होता है, जिससे कि खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ सके और अधिक उपजाऊ भूमि पर मिलने वाले लगान में वृद्धि आएगा, यानी कि जो उपजाऊ भूमि थी उसमें लगान बढ़ेगा, और सीमांत भूमि यानी कि 4 नंबर की भूमि जो घटिया भूमि थी उस पर लगान नहीं बनेगा। उदाहरण के अनुसार इसे देखा जाए तो यदि प्रथम श्रेणी की भूमि से 20 किलो गेहूँ उत्पादन होता है, दूसरी श्रेणी की भूमि से 15 किलो गेहूँ,
तीसरी श्रेणी की भूमि से 10 किलो गेहूँ और 4 श्रेणी की भूमि से 5 किलो गेहूँ उत्पादन होता है। तो गेहूँ की उपज मिलता है तो प्रत्येक में 100 रुपये की लागत है, यानी कि सभी में लागत बराबर बराबर, और गेहूँ का मूल्य जो बेचा जाएगा वह 20-20 रुपये प्रति किलो तय किया गया। और प्रत्येक श्रेणी की भूमि पर लगान की गणना किस तरह से की जाती है उसे हम एक टेबल की सहायता से देखते हैं। यहाँ भूमि की श्रेणी है जो कि है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तीसरी श्रेणी, चौथी श्रेणी। हम ही देखे थे कि गेहूं के उत्पादन जो किलोग्राम में होता है वह प्रथम श्रेणी में 20 किलो होता है, द्वितीय श्रेणी में 15 किलो, तृतीय श्रेणी भूमि में 10 किलो और चतुर्थ श्रेणी यानी कि घटिया भूमि में 5 किलो। और सभी का जो लागत है वह 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया सभी में इन्वेस्ट किया गया है, सभी भूमि में 100 रुपया। तो जब 20 किलो का 100 से गुना कीजिएगा तो इसका जो यहाँ देख सकते हैं कि जब 20 किलो से, और यानी कि लगान इसमें ज्ञात करना है तो 20 किलो और 15 किलो। प्रथम भूमि जो होगा अधिसीमांत भूमि होगा और दूसरा भूमि सीमांत भूमि कहलाएगा। जब दो भूमि पर उत्पादन किया जा रहा है तो दोनों का अंतर लगान कहलाएगा, यानी 15 किलो और 20 किलो का अंतर जो होगा कितना, तो देख सकते हैं कि प्रथम भूमि में लगान का उत्पादन 5 किलो के बराबर होगा, यानी कि 20 किलो में 15 किलो के 5 किलो लगान होगा। जब दूसरी भूमि और तीसरी भूमि उत्पादन होता है तो प्रथम और दूसरी भूमि को अधिसीमांत भूमि और तृतीय भूमि को सीमांत भूमि कहते हैं। तो इसमें भी 5 का अंतर होगा, यानी कि 5 किलो के कीमत जो होगा लगान कहलाएगा। फिर अगला भूमि जब आएगा तो उसमें भी 5 किलो की कीमत लगान कहलाएगा। पहला भूमि में 20 किलो उत्पादन होता था और दाम भी 20 रुपये है, तो 20 इंटू 20 400 इसका हो गया, यानी कि गेहूं का मूल्य, जिसे कि रेवेन्यू बोल सकते हैं, आर जिसे, या फिर आय बोल सकते हैं, या आय के रूप में दिखाया जाएगा, रेवेन्यू है, और यह कॉस्ट है और यह रेवेन्यू है। दूसरी भूमि में 15 किलो उत्पादन होता था, 20 रुपये करके 300 हो गया। तीसरी भूमि में 10 किलो उत्पादन हुआ और 20 रुपये करके यह 200 रुपया हो गया। चतुर्थ भूमि में 5 किलो उत्पादन होता है गेहूँ, तो अब 20 रुपये करके 100 रुपये कहला हो गया, यानी कि कुल। तो देख सकते हैं अगला कॉलम जो है यह कॉलम हो गया रेवेन्यू वाला, यह कॉलम कॉस्ट वाला कंप्लीट। अब बचा लगान कितना आएगा 100, तो 4 में और 5 को घटाना है, यानी कि जो कुल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू बोल सकते हैं, और यह मार्जिनल कॉस्ट है। तो इसको घटाने से जो आएगा वह लगान का लगेगा। 400 में 100 घटाएंगे तो 300 लगान, 300 में 100 घटाएंगे तो 200 लगान आएगा, 200 में 100 घटाएंगे तो 100 रुपये लगान, और 100 में 100 घटाएंगे 0 रुपये लगान, क्योंकि सीमांत भूमि में लगान का उत्पादन नहीं होता, यानी कि लगान नहीं होता, तो यह 0 कहलाएगा। तो यह समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं हम चौथी श्रेणी की भूमि जो है सीमांत भूमि कहलाएगी, और अन्य श्रेणी की भूमि अधिसीमांत भूमि, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तीसरा भूमि अधिसीमांत भूमि और चौथा सीमांत भूमि। चौथी भूमि जो है लगानहीन भूमि होगी, क्योंकि उसमें लगान का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि इस भूमि पर केवल उत्पादन लागत और जो रेवेन्यू है वह बराबर होते हैं। अधिसीमांत भूमि की श्रेणियों पर जो होने वाला लगान की गणना है वह सीमांत भूमि के आधार पर किया गया है, और रेखाकृति 20.2 और 20.3 में से दिखाया गया। और मूल्य की वृद्धि के कारण लगान का जन्म होता है, यानी कीमत जब बढ़ता है, यानी कि कीमत कब बढ़ता है, जो लोग बढ़ते हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ता है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, उसका डिमांड बढ़ता है, यानी कि डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ने से फिर उसका प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ने से उसका लगान उत्पन्न होता है। कुछ इस तरह से प्रक्रिया होता है। तो देखते हैं हम लोग चित्र में। तो यहाँ देख सकते हैं भूमि का टुकड़ा है, प्रथम भूमि, दूसरा भूमि और तीसरा और चतुर्थ भूमि। देख सकते हैं प्रथम भूमि में 20 उत्पादन हो रहा था, 20 केजी, तो इसमें 15 केजी जो लगान कहलाएगा। दूसरा भूमि में 15 केजी उत्पादन हो रहा था, तो इसमें 10 केजी लगान हुआ था। तीसरा भूमि में 10 केजी उत्पादन हो रहा है, तो इसमें 5 केजी लगान के बराबर है। और चौथा भूमि में 5 केजी उत्पादन हो रहा है, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर थे, तो इसका लगान नहीं हुआ, तो इसका सीधा से जो बच गया या लगान के रूप में नहीं गिनाएगा। इसका ऊपर का जो क्षेत्र है रंगा हुआ वह लगान कहलाएगा। इसे इस तरह भी दिखाया जाता है, जो रंगा क्षेत्र है वह लगान कहलाएगा, जो रंगा हुआ नहीं है वह लगान नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग औसत लागत के आधार पर भी इसे गणना कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे उदाहरण के आधार पर, यानी कि तालिका के आधार पर। अब हम लोग चित्रों के आधार पर देखेंगे औसत लागत के आधार पर किस तरह से लगान का गणना होता है। तो प्रसिद्ध रिकॉर्डियन जो है वह टापू वाले उदाहरण में भूमि की 3 श्रेणियाँ हैं। पहला प्रथम श्रेणी है, दूसरा भूमि द्वितीय श्रेणी और तीसरा भूमि तृतीय श्रेणी, यानी कि औसत लागत में रिकार्डो ने 3 माना है भूमि का प्रकार, प्रथम, द्वितीय और तीसरी भूमि। प्रथम भूमि सबसे गुणवत्ता वाली है, और थर्ड भूमि जो वह गुणवत्ताहीन है, यानी कि घटिया किस्म की है।
औसत लागत की दृष्टि से अगर भूमि की श्रेणी विभाजन का आशय यह हुआ कि प्रथम श्रेणी की भूमि द्वितीय और तृतीय श्रेणी की भूमि की तुलना में औसत लागत कम होगी, यानी कि उसमें उत्पादन ज़्यादा होगा और रेवेन्यू ज़्यादा होगा और कॉस्ट उतना ही रहेगा। और दूसरा भूमि या तीसरा भूमि में क्या होगा, उत्पादन उतना कम होगा, उसका कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, तो उसमें हानि होगा, यानी कि MR और MC बराबर होंगे। MC और MR तृतीय भूमि में बराबर होगी। प्रथम भूमि में MR जो है वह MC से ज़्यादा होगा और दूसरा भूमि में MR थोड़ा सा ज़्यादा होगा MC से। तो इस तरह से रहेंगे। जिस समय लोग उस टापू पर पहली बार बसने के लिए आए होंगे, उन्होंने सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी की भूमि पर कृषि करना प्रारंभ किया होगा और इस समय मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होंगे। तो उस समय अनाज का प्रचलित औसत मूल्य इतना रहा होगा कि जिससे कि भूमि पर उत्पादन करने वाले लोगों की, यानी कि श्रम और पूंजी के रूप में जो औसत लागत आया था वह बराबर हो जाए, यानी कि किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है तो उसमें कोई उत्पादन नहीं, यानी कि कोई लगान का उत्पादन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो प्रथम श्रेणी की भूमि पर उत्पादन करने वाला कृषक जो है प्रदर्शित होता है, औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करता है। देख सकते हैं चित्रों में, प्रथम श्रेणी की भूमि यहाँ पर है, श्रेणी 1 है, श्रेणी 2 है, श्रेणी 3 है। यहाँ देखिए यह प्राइस लेवल रखा गया है P और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट। तो जब दोनों संतुलन में होंगे तो इस समय कीमत है, उत्पादन ON1 के बराबर हो रहा है अनाज का और इसकी लागत जो है वह OP, यानी कि इतना लागत है इसका। तो जब ON1 उत्पादन होता है तो इसका रेवेन्यू इतना आता है और इतना रेवेन्यू क्या है, भूमि श्रम का जो श्रमिक पूंजी जो है उसके में खर्च हो जाता है, यानी कि औसत लागत और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो जिस कारण लगान का उत्पादन कुछ भी नहीं होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखते तो उत्पादक जो है एक को, यानी कि उत्पादक प्रथम उत्पादक को जो है उत्पादक 2 की तुलना में भूमि पर OP1 मूल्य की स्थिति में अधिक प्राप्त होता है। OP1 की स्थिति में देख सकते हैं OP1 कहाँ है, OP1 यहाँ पे अधिक ही प्राप्त होगा। क्यों, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रथम भूमि पर क्या होगा, लोग पलायन करके दूसरी भूमि पे भी उत्पादन करना चाहेंगे, तो दूसरी भूमि पर P1 जो है कीमत रखी गई है, क्योंकि प्रथम भूमि में जब उत्पादन हो रहा था, जनसंख्या बढ़ी थी तो डिमांड भी बढ़ा था उसका, तो डिमांड बढ़ने के साथ उसका प्राइस थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, जो कि प्राइस OP से OP1 हो गया। तो OP1 हुआ तो इसमें लगान जो है इतना बनेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे बराबर है, तो संतुलन में ON1 उत्पादन उतना ही हो रहा था। कॉस्ट इसका इतना है, N1E बोल सकते हैं या फिर OP बोल सकते हैं, इसका लागत है, क्योंकि दोनों संतुलन में। तो जो इसका रेवेन्यू मिल रहा है, यानी कि OP1 रेवेन्यू इतना मिल रहा है इसका, यानी कि इतने दामों में बेचा जा रहा है, तो इतना क्षेत्र इसका रेवेन्यू का हुआ, इतना हुआ, और लागत का क्षेत्र इतना हुआ, तो बचा कितना, बचा इतना क्षेत्र। तो इतना क्षेत्र जो है, यानी कि P1 T E और P, यह क्षेत्र जो है वह लगान के रूप में जाएगा। और दूसरी भूमि पर जो उत्पादन हो रहा था उसका कॉस्ट इतना था और रिवेन्यू भी इतना था, तो इसमें लगान नहीं होगा, क्योंकि यह सीमांत भूमि कहलाएगा, मार्जिनल भूमि, और यह अधिसीमांत भूमि कहलाएगा, अधिसीमांत भूमि। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ON1 के बराबर ON2 है, N2 के बराबर उत्पादन हो रहा है और OP1 कीमत है और संतुलन E1 बिंदु पर है। अब मान लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या होता है, ये जनसंख्या और बढ़ जाती है। यहाँ देखिए, यही प्रथम श्रेणी की भूमि की जो प्रति इकाई है वह लगान होगा और कुल लगान की मात्रा PET होगा, PET और P। देखिए PET और P1 यह लगान का क्षेत्र होगा इतना। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है कि मांग की वृद्धि के कारण जो है मूल्य और बढ़ जाता है थोड़ा सा, और इसे बढ़ जाने से कारण जो है तृतीय श्रेणी की भूमि पर उत्पादन चालू हो जाता है, और तृतीय श्रेणी की भूमि में औसत लागत और मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि दोनों बराबर हो जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोल सकते हैं। और भूमि 3 की जोत जो है, भूमि 3 जो है वह जोत में आ जाती है, यानी कि उत्पादन क्षेत्रों में आ जाती है। तीसरी किस्म की भूमि पर तो आधे के अर्थात लगान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह मार्जिनल भूमि होगी, सीमांत भूमि होगी, और यह भूमि किस्म की भूमि को लगान मिलने लगेगा, यानी कि दूसरी किस्म की भूमि को लगान मिलेगा और प्रथम किस्म की भूमि को भी लगान मिलेगा। इस मूल्य की वृद्धि के कारण प्रथम श्रेणी के मूल्य में और थोड़ा वृद्धि हो जाएगा
और मांग की इतनी वृद्धि होती है कि मूल्य बढ़कर ओपी 2 हो जाता है और तृतीय श्रेणी की भूमि पर जो औसत लागत के बराबर होता है और मूल्य ओपी 2 होने पर प्रथम श्रेणी की भूमि में लगान बढ़कर PESP2 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग चित्रों में, जब तीसरी भूमि पर उत्पादन प्रारंभ होता है तो ON3 के बराबर उत्पादन होता है। इसका कीमत जो है जब दूसरी श्रेणी की भूमि में मतलब पूरा उत्पादन हो रहा था क्षमता भर भूमि का, यानी कि ON2 भर उत्पादन हो रहा था और जनसंख्या बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, क्या हुआ, डिमांड भी बढ़ा। डिमांड बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल बढ़कर जो हुआ OP1 था पहले, OP1 तो अब बढ़कर OP2 हो गया और P2 के अनुसार सीधा देख सकते हैं इसमें जो ON3 उत्पादन हो रहा है तो इसमें E2 पर संतुलन है। इसमें यह सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर है तो इसमें लगान का कोई झंझट नहीं है, यानी कि उत्पाद लगान नहीं इसमें बन रहा है। दूसरी भूमि में देख सकते हैं S बिंदु पर चला गया है, यानी कि प्राइस लेवल, तो इसमें रेवेन्यू बनेगा इतना, मार्जिनल रेवेन्यू, और औसत इसका जो कॉस्ट है इतना है, तो इतना क्षेत्र लगान का कहलाएगा, यानी कि P1 E1 S P2 लगान बनेगा। प्रथम भूमि में जो था लगान बनेगा इतना क्षेत्र का, इतना प्रथम भूमि में लगान बनेगा, क्योंकि यह भी लेवल OP2 कीमत चल गया है तो इसका रेवेन्यू हुआ इतना क्षेत्र, इसका पूरा रेवेन्यू का क्षेत्र है यह मार्जिनल रेवेन्यू का, और इसका कॉस्ट इतना ही है तो बचा कितना, बचा इतना घटाने के बाद, तो यह कहलाएगा इसका लगान का क्षेत्र। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप तीसरी भूमि सीमांत भूमि कहलाएगी और प्रथम भूमि द्वितीय भूमि अधि सीमांत भूमि। विस्तृत तथा गहन कृषि प्रणाली साथ साथ चल रही है प्रथम भूमि और दूसरी भूमि में। श्रेणी 1 पर उत्पादन करने वाला कृषक ON के स्थान पर ON1 उत्पादन करता है और लगान P1 TS P2 के बराबर लाता है। देखिए यहाँ पे P1 TS P2 के बराबर लगान का सृजन हुआ जब तीसरी भूमि में प्रयोग किया गया जमीन को तब। आगे देखिए, तो यदि मूल्य OP2 हो जाता है तो प्रथम श्रेणी की भूमि में MO के K बिंदु पर ON2 उत्पादन कर होता है, यानी कि ON2 उत्पादन होता है K बिंदु पर। आगे देखिए थोड़ा सा बचा हुआ इसमें, तो उत्पादन होता है K बिंदु पर, जिसके अनुसार भूमि 3 में लगान शून्य रहता है और भूमि 2 में जो लगान होता है वह P1 E1 S P2 होता है, यानी कि भूमि 2 में लगान होता है। देखिए P1 E1 S और P2 इतना क्षेत्र इसका लगान का होता है, तथा भूमि 1 में PES P2 लगान होता है, भूमि 1 में PES P2 लगान का क्षेत्र है इतना। तो इस तरह से इसमें लगान चलता रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका नोट्स के लिए आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।